Hello, good morning everybody. I am P रंजित. व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत है. आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नए सिरे से गति के साथ प्रारंभ कर चुके होंगे. आपने देखा था मैं जो अभी टॉपिक लेने वाला हूँ पिछले सेशन से आगे मैंने चर्चा की थी. विश्व में बहुत सारी ऐसी क्रांतियाँ हुई है जो क्रांतियाँ लैंडमार्क, माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित हुई. चाहे वो कृषक क्रांति हो, चाहे वो अमेरिका की क्रांति हो, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो. ये कुछ ऐसी क्रांतियाँ हैं जिसने विश्व समुदाय पे व्यापक समग्रता के साथ प्रभाव डाला और कहीं न कहीं इस क्रांति के माध्यम से विश्व में, पूरे विश्व में, विश्व समाज में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं जिसने विश्व की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी परिदृश्य को बदल कर रख दिया. अगर ये क्रांति नहीं होती तो कहीं न कहीं विश्व समुदाय पिछड़ा हुआ रहता. उसी क्रम में, बताते हुए क्रम में आपको मैंने बताया था कि एक क्रांति सूचना क्रांति भी आई थी और सूचना क्रांति से एक इकोनॉमिकली एक टर्म निकला था जिसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन या खगोलीकरण. अगर आप ये सब सुनेंगे, ग्लोबलाइजेशन या खगोलीकरण, भूमंडलीकरण, आप ध्यान रखेंगे डिक्शनरी में ये शब्द आया है 1961 में. अगर इंग्लिश डिक्शनरी की बात की जाए, शब्दकोश की बात की जाए तो 1961 से पहले ग्लोबलाइजेशन शब्द प्रचलन में नहीं आया था. तो कहीं न कहीं ये शब्द 1961 की बात प्रचलन में आया और इस शब्द को 1991 के बाद विश्व में 1991 के बाद ये आम प्रचलन में आ गया. बहुत आयत से प्रयोग किए जाने लगे और आपने भी गौर किया होगा जब आप 91 के बाद के इकोनॉमिकली सिचुएशन को देखेंगे, आर्थिक परिदृश्य की विवेचना करेंगे तो कहीं न कहीं ये ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, ये सब जो है भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, विश्व व्यापीकरण वगैरह ये शब्द है ये काफ़ी प्रचलन में आ गए हैं. तो उसी की चर्चा करते हुए कि आखिर ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और विश्व समुदाय को या भारतीय समाज पर इस ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या प्रभाव पड़े, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव या तकनीकी रूप से क्या प्रभाव पड़े, इस शब्द की चर्चा करते हुए इसका विश्लेषण करना आपको पड़ेगा एग्जाम के पर्पज से कि आखिर ग्लोबलाइजेशन शब्द ने भारत में क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन लाए. तो जब इसमें एक शब्द और याद रखेंगे, इसमें दो शब्द हैं और दोनों शब्द की मीनिंग अलग अलग है. आज मैं ये दोनों शब्द को समझाने का प्रयास करूंगा. दो शब्द होते हैं, आपने सुना होगा, एक तो खगोलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, और दूसरा शब्द है अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन. ये दो शब्द अलग अलग हैं. इन शब्दों की परिभाषा, शब्दों की जो बैकग्राउंड है, शब्दों का जो अर्थ है, मीनिंग्स है, दोनों अलग अलग है. दोनों शब्द एक नहीं है, मिला हुआ नहीं है. तो इस चीज़ को समझते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन ग्लोबलाइजेशन की क्या समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है. और कहीं न कहीं ये भी ध्यान रखेंगे हिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते. इतिहास मैंने कई बार आपको बताया, हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए परिवर्तन और विकास की धारा को, चेंज एंड डेवलपमेंट की धारा अगर आपको समझ में आ रही है फिर हिस्ट्री समझ में आएगी आपको. और दूसरी बात, हिस्ट्री एकांगी रूप से, एक पक्षीय रूप से आपको नहीं पढ़ने. हिस्ट्री में समाज का विकास, इकोनॉमी का विकास, धर्म दर्शन का विकास, ये सब इसमें जुड़े हुए होते हैं. तो हिस्ट्री पढ़ने का तात्पर्य है आपको आर्थिक विकास, आर्थिक संकल्पना की विवेचना, चाहे सामाजिक विवेचना, चाहे राजनीतिक विवेचना, धार्मिक विवेचना आपको करनी आनी चाहिए. और दूसरी बात, आज की यूपीएससी के जो सवाल होते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी टाइप के सवाल होते हैं जिसमें आपको सभी सब्जेक्टों को मिलाकर आपको एक समग्र, आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए. चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट को जोड़कर सभी सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. तो उसी क्रम में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि ये जो खगोलीकरण है या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन, हालांकि इसकी जरूरत ज़्यादा आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पड़ेगी,
ये इकोनॉमिकली टर्म है, एक देखा जाए एक अर्थ में इकोनॉमिकली आर्थिक विचारधारा है, ये इकोनॉमिकली कंसेप्ट है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी धारा हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है, ये सोशियोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप 91 के बाद की दौर को देखें तो जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, खगोलीकरण का दौर आया, अब अपने भारत की बात करते हैं। अगर भारत में 91 से पहले के व्यक्ति से आप पूछेंगे और 91 के बाद के दौर को आप देखेंगे तो डिफरेंस आपको दिख जाएंगे। वो चाहे खान पान के तौर तरीके में हो, या फिर वस्तु की उपलब्धता के संदर्भ में हो, या फिर सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी क्षेत्र में आप देखें आपको कहीं न कहीं खगोलीकरण का प्रभाव आपको आराम से दिख जाएंगे। तो इसका तात्पर्य निकला ये इकोनॉमी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ये एक ऐसा शब्द है जो व्यापक फलक, इसका व्यापक प्रभाव रहा समाज पे, इसी सोशियोलॉजी का भी शब्द है ये। इससे कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, इसलिए हिस्ट्री में भी से आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इकोनॉमिकली तो है ही ये। इसने कुछ हद तक राजनीतिक संरचना को बदलने का भी काम किया। हमारे पॉलिटिकल डायमेंशन कुछ न कुछ, विश्व के पॉलिटिकल डायमेंशन इस कंसेप्ट की वजह से बदले हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य निकला एक खगोलीकरण एक व्यापक फलक लिए हुए है, एक ब्रॉड सेंस में इसे पढ़ना पड़ेगा, इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को, इसके समाज पे पड़े प्रभाव को, आर्थिक प्रभाव को, और इसके साथ साथ जो राजनीतिक स्थिति इसकी वजह से चेंज हुई है, कुछ ऐसे राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं जो खगोलीकरण को लिए की वजह से हुए हैं, उनको भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक बिंदु को समझते हैं कि आखिर खगोलीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण में क्या फर्क है। ये दो अलग अलग विचारधारा है, दो अलग अलग कंसेप्ट है, दो अलग अलग एक तरह की अलग अलग ये संकल्पना है। इसलिए पहले इसको समझ लेते हैं ताकि दोनों में कन्फ्यूजन न हो और दोनों एक दूसरे से मिली हुई नहीं विचारधारा है, इससे दोनों को आप अलग से समझेंगे। अगर हम शब्द करते हैं अंतर्राष्ट्रीयकरण तो ध्यान रखेंगे इंटरनेशनलाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीयकरण को समझने के लिए सपोज दैट मान लिया ये आपका विश्व है, मान लेते हैं, या फिर ऐसे आप समझते हैं, सपोज दैट ये आपका विश्व है, मान लिया सपोज दैट, और आपने गौर किया होगा इसमें अलग अलग टाइप के देश होते हैं, है ना, ये अलग अलग टाइप के देश होते होंगे। मान लिया एक देश ए है, एक देश बी, सी, डी, ई, एफ, ये अलग अलग देश है। मान लिया जैसे इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, और अलग अलग देश है। तो हर देश ये एक अलग देश है, इसका तात्पर्य है इसमें अपनी खुद की पॉलिटिकल संरचना होगी, इस देश में संप्रभुता जनता के हाथों में निहित होगी, इसका एक अपना निश्चित भूभाग होगा, खुद की सरकार होगी, वो सरकार चाहे डेमोक्रेटिक हो, चाहे मोनार्की लिए हो, चाहे वो किसी और प्रकार की सरकार हो, नहीं खुद की सरकार होगी, संप्रभुता होगी उसके अंदर। इसके साथ साथ वहाँ उसका एक एरिया होगा, क्षेत्र होगा। तो ये देश एक देश से इसमें इतनी सारी बातें अवश्य होगी कि एक निश्चित भूभाग, निश्चित सरकार, संप्रभुता और कुछ हद तक जनता को अधिकार दिए गए होंगे। अब ये देश का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का एफ के साथ, ए का ई के साथ, ए का डी के साथ जो संबंध है, जो रिलेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो एक अलग दायरे से, एक अलग प्रकार से निर्धारित किया जाता होगा। अब एक ही मंशा है, अगर एक ही मंशा है बी से हम सामरिक समझौता करें, उसकी ए देश की मंशा है किसी के साथ हम सामरिक समझौता ना करके सिर्फ इकोनॉमिकली समझौता करें। हो सकता है उसका एफ के साथ किसी बिंदु पर झगड़ा होगा, विवाद होगा, वो एफ के साथ किसी देश के साथ मन साझा नहीं करना चाहता होगा, वो ए के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता होगा। उसी तरह हो सकता है उसके मान लिया डी है, डी के साथ उसकी ज़्यादा दोस्ती होगी, उसके संबंध ज़्यादा बेहतर होंगे।
तो ये जो देश है, ये देश की अपनी खुद की इच्छा है, खुद का इंटरेस्ट है, वो CBFD के साथ किस प्रकार का संबंध, किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध को डेवलप करे। कम से कम CA इस मायने में स्वतंत्र है, इसी तरह C भी स्वतंत्र है, B भी स्वतंत्र है, F भी स्वतंत्र है, D भी स्वतंत्र है। तो एक देश का दूसरे देशों के साथ जिस बिंदु को लेकर, जिस पॉइंट को लेकर, जिस कंसेप्ट को लेकर संबंध विकसित होते हों, उस संबंध को अगर व्यापक रूप से आप देखेंगे, उसे कहा जाता है इंटरनेशनलाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीयकरण। यहां पर ये स्वतंत्र है। अगर आप ऐसे देखिए, सपोज दैट एक देश ए है, दूसरा देश बी है। ए बी से दोस्ती करने के लिए या बी ए से दोस्ती करने के लिए, संबंध विकसित करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें एक ना कोई ए पर कोई दबाव है, ना कोई बी पे दबाव है। इसका मतलब हुआ ये प्योर राजनीतिक हो गया, ये कूटनीतिक संबंध है, राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक। अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण की हम विशेषता बताएं, ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डायमेंशन लिए हुए है। तो जब भी हम अंतर्राष्ट्रीयकरण को पढ़ते हैं, समझते हैं, ये सिर्फ एक देश से दूसरे देश के बीच के संबंध को बतलाने का कार्य करता है। वो संबंध किस सीमा तक, दोनों देश किस सीमा तक दोस्ती रखना चाहते हैं, दोनों देशों के बीच किस सीमा तक विवाद है, दोनों देश अपने विवाद को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहते हैं, ये ए और बी की मंशा पर डिपेंड करता है। तो जब दो देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध विकसित होते हैं और उन संबंधों को परिभाषित करना हो, तो उस कंसेप्ट या विवेचना को हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन। ये संबंध कूटनीतिक भी हो सकते हैं, ये संबंध सामरिक भी हो सकते हैं, ये संबंध खराब भी हो सकते हैं। सपोज दैट मान लिया एक इंडिया देश है, सपोज दैट अपना देश इंडिया, दूसरा देश पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान से कब किस प्रकार के संबंध डेवलप करेंगे? हमारे कुछ बिंदु पर विवाद होंगे, कुछ बिंदु पर हमारे संबंध बेहतर होंगे। हम आर्थिक विवेचना, आर्थिक संबंध भी डेवलप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हम जब चाहें जब इनसे रिश्ता तोड़ सकते हैं। ये भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। तो हमारे दोनों के बीच के संबंध को परिभाषित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीयकरण के द्वारा। जब हम अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि हर देश संप्रभुता लिए हुए है, हर देश सॉवरेनिटी है के पास है, और हर देश स्वतंत्र है दूसरे देशों के साथ राजनीतिक और वैदेशिक संबंध डेवलप करने के लिए। जब हम दूसरे देशों के साथ राजनीतिक और वैदेशिक संबंध की विवेचना करते हैं, उसे हम उस संदर्भ को हम अंतर्राष्ट्रीयकरण में पढ़ते हैं या देखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। तो जब भी इंटरनेशनलाइजेशन शब्द आए तो ध्यान रखेंगे वो वस्तुतः एक पॉलिटिकल, वैदेशिक या डिप्लोमेटिक संबंध की विवेचना की ओर अग्रसर की ओर दिखा रहा, बता रहा है, जहाँ पर हम संबंध राजनीतिक और वैदेशिक या फिर कूटनीतिक स्तर को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपने गौर किया होगा, इसी संदर्भ में आप आगे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, जैसे G7 हो, G77 हो, नाटो हो, है ना, दक्षेश हो, सार्क हो। तो इसमें इसका तात्पर्य निकला कि मान ले एक बड़ा सा संगठन G77 है, इसमें बहुत सारे देश होंगे। तो G77 मान ले, सपोज G77 एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनलाइजेशन का एक नमूना है, उदाहरण होगा, जहां पर बहुत सारे राष्ट्र आपस में अपनी संप्रभुता को खोए बगैर आपस में एक समझौता, सहमति बनाने का प्रयास करते हैं। इस बिंदु पर हमारा ये नजरिया होगा, इस बिंदु पर हमारा ये थिंकिंग होगा, या इस बिंदु पर हम इस प्रकार का स्टैंड लेंगे। इसमें हर देश स्वतंत्र है, हर देश का अपना स्वतंत्र विचार होगा, हर देश का अपना एक स्वतंत्र नजरिया होगा, हर देश का अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण होगा। लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर सभी आपस में मिलकर किसी प्रकार के कार्य को करने का प्रयास करेंगे। सपोज क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, जलवायु परिवर्तन को लेकर हो। अगर क्लाइमेट चेंज इशू है,
मान ले अगर क्लाइमेट की बात आती है तो हो सकता है इस देश की सोचना कुछ और हो, ये देश कुछ और बताए, तो सभी अपनी अपनी बातें रखेंगे और एक कॉमन प्रोग्राम बनाया जाएगा जहां पर आमतौर पर सभी देश एक सहमति बनाते हों। और फिर तो G77 हो या कोई भी संगठन हो, इसका कहने का अर्थ हुआ कि अंतर्राष्ट्रीयकरण वस्तुतः दो देशों के बीच के संबंध को विकसित करने का एक प्रयास है, जहां पे दो देश स्वतंत्र होते हैं, उनकी स्वतंत्रता को बाधित किए बगैर समझौते के जिस बिंदु पर दोनों देश आपस में मिलते हैं, प्रारूप बनाते हैं, एक दस्तावेज ड्राफ्ट बनाते हैं और संबंध को विकसित करते हैं, उन बिंदुओं को अंतर्राष्ट्रीयकरण या इंटरनेशनलाइजेशन की संज्ञा दी जाती है। ये संबंध ज्यादातर आमतौर पर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर प्रभावित होते हैं। अगर मान लिया भारत का पाकिस्तान साथ झगड़ा चल रहा है, विवाद है, तो भारत पाकिस्तान, अगर आप गौर करते होंगे, देखते होंगे, जब युद्ध की स्थिति आती है या संबंध खराब हो जाते हैं तो आपने देखा होगा पॉलिटिकल नेतृत्व के द्वारा सारे बिजनेस हो, व्यापार हो, ट्रेनों का आवागमन हो, बस का आवागमन हो, यात्रियों का आना जाना हो, सब बाधित कर दी जाती है, क्योंकि ये दोनों देश स्वतंत्र हैं, ये चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। अगर संबंध खराब होते हैं तो दोनों देश के भी सारे संबंध खराब हो जाते हैं, वो चाहे व्यापारिक संबंध हो, चाहे वो आवागमन के साधन हो, ट्रेन बस की के द्वारा जो यात्री एक दूसरे देश में जाते हैं वो सब बंद कर दिए जाते हैं। ये संबंध समय टू समय वेरी करते रहते हैं। आज हमारा अमेरिका से दोस्ती है, कल हो सकता है आज हमारी चीन से दोस्ती है, कल अमेरिका से दोस्ती हो सकती है, कल रशिया। सब बोलते आपने देखा पहले प्राचीन काल में रशिया से हमारे बेहतर संबंध थे, बहुत बेहतर संबंध थे। आज हमारी सरकार का झुकाव कुछ हद तक अमेरिका की तरफ है। तो अंतर्राष्ट्रीयकरण में जो नीति या जो पॉलिसी या दस्तावेज बनते हैं वो कुछ अपने इंटरेस्ट को लेकर बनते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर हम दूसरे देशों के साथ समझौता या किसी समझौते के बिंदु तक आते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीयकरण वस्तुतः एक ऐसी स्थिति है जहां पे दो देश अपने राजनीतिक, वैदेशिक, कूटनीतिक हितों को साझा करते हैं या मिलने का प्रयास करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक चीज और समझने वाली बात है, आप समझिएगा, जैसे दो देशों के बीच एक समझौता होती है, जैसे कहते हैं सामरिक समझौता, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सामरिक समझौते को भी हम कहीं न कहीं इसी अंतर्राष्ट्रीयकरण की बिंदु के तहत ही समझने का प्रयास करेंगे, इससे भी हम इसी के तहत समझेंगे। सपोज दैट अगर इंडिया पाकिस्तान की बात हम करें, इंडिया दूसरा पाकिस्तान, अगर दोनों के बीच विवाद है मान लिया या युद्ध की स्थिति आ गई, तो कई सारे पहलू होते हैं। सबसे पहला वार किया जा सकता है, युद्ध होगा, युद्ध के माध्यम से समस्या हल किया जाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन युद्ध जब होते हैं, युद्ध के साथ साथ और भी बहुत से पॉइंट होते हैं, डिप्लोमेटिक, विश्व समुदाय को अपने तक मिलाने का प्रयास किया जाएगा, क्या कि पाकिस्तान ने ये गलती की है, पाकिस्तान ने ये काम किया, हरकत की है, जिसका मुझे बदला लेना है, विश्व समुदाय को अपने तक मिलाने का प्रयास किया जाएगा। यूएनओ में इसकी बातें बताई जाएगी कि हमारी पाकिस्तान हमारी तरफ, हमारे लिए, देश में के लिए क्या क्या हरकत की है। तो यूएनओ में हम जा सकते हैं, डिप्लोमेटिक कूटनीति के तहत विश्व समुदाय को अपने देश तक मिला सकते हैं। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिकल रिलेशन है, आर्थिक संबंध है, अगर आप इकोनॉमिकल रिलेशन को देखें, आर्थिक संबंध है, इकोनॉमिकल रिलेशन है, उसे खराब कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रीटी हुई होती है दोनों देशों के बीच, जैसे भारत संदर्भ में देखेंगे वाटर को लेकर, जल को लेकर है, सिंधु जल नदी को पानी की बंटवारे को लेकर है, ऐसे बहुत सारे संबंध ट्रीटी हुई दोनों देशों में हुई रहती है। उस ट्रीटी के पर क्रियान्वयन पर हम रोक लगा सकते हैं। तो जब सबको हम मिला देते हैं तो उसे कहते हैं सामरिक नीति।
सामरिक नीति। इसे जब युद्ध वगैरह होते होंगे या तनाव की स्थिति आती है तो आपने बार बार मीडिया में सुना होगा कि दोनों देशों के बीच सामरिक स्थिति खराब हो गई या सामरिक समझौते, दोनों देशों ने सामरिक समझौते किए। कल ही आपने देखा होगा अमेरिका और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उनके बीच कुछ सामरिक समझौते हुए। तो सामरिक समझौता में युद्ध के साथ साथ युद्ध की नीति तो है ही, युद्ध की नीति के साथ साथ और भी बहुत से पहलुओं को जोड़ कर बनाया जाता है। वो आर्थिक भी हो सकता है, भौगोलिक हो सकता है, व्यापारिक हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे जब हम सामरिक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की चर्चा करते हैं उसमें सारे पॉइंट को मिला के करते हैं। और ये सामरिक नीति भी इंटरनेशनलाइजेशन के तहत ही आता है, ये ध्यान रखेंगे। जब अंतर्राष्ट्रीयकरण या अंतर्राष्ट्रीयकरण की नीति को पढ़ते हैं तो कहेंगे उस सामरिक नीति की भी विवेचना करते हैं कि दोनों देशों के बीच हमारा पाकिस्तान के साथ संबंध किस रूप से विकसित होगा, कहाँ तक हम दोस्ती रखेंगे, कहाँ तक हम किस समझौते को मानेंगे, ये कहीं न कहीं इन सब बिंदुओं को लेकर परिभाषित किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये था अंतर्राष्ट्रीयकरण। इससे खगोलीकरण से नहीं जोड़ेंगे, ये बिल्कुल पॉलिटिकल बातें हो जाती है ना। दो देशों के बीच संबंध ये पॉलिटिकल नेतृत्व पर डिसाइड करता है, पॉलिटिकल नेतृत्व द्वारा डिसाइड किया जाता है कि हमारा उस देश के साथ संबंध किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है और किस बिंदु तक हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। इसमें बहुत सारी और भी बातें होती हैं। अगर हम पाकिस्तान से दोस्ती करते हैं तो फिर ये मान लीजिए सपोज चाइना है, मान लीजिए अमेरिका है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो अमेरिका है या चाइना के साथ जो संबंध है, अमेरिका के साथ जो संबंध है वो कहीं दुष्प्रभावित न हो, वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो, या किस सीमा तक हम पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे हमें आगे फायदा हो, हमारे इंटरेस्ट पूरे हों। इस सब की जो विवेचना करते हैं इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध नामक एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे या इंटरनेशनल रिलेशन के तहत हम पढ़ेंगे। इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के पर्पज से। लेकिन हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले थे उसे वो खगोलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, उसकी हम चर्चा करने जा रहे थे। तो ये ध्यान रखेंगे ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण से डिफरेंस है। अभी आपने समझा अंतर्राष्ट्रीयकरण जो दोनों देशों के बीच राजनीतिक और वैदेशिक संबंध को विकसित करने का या बताने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम खगोलीकरण की चर्चा करते हैं तो खगोलीकरण एक दूसरे प्रकार के संबंध है, दूसरे प्रकार की संबंधों की विवेचना करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले समझ लें फिर बताएंगे। सपोज ये विषय मान लिया, इसमें यहां भी अलग अलग देश है। सपोज एक देश है जी, ये अलग अलग 4 देश है मान लिया। अगर हम भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो अगर कोई व्यवस्था मान लिया हम ए के साथ, मान लिया कोई कंपनी है या कोई ए के साथ बी हो, सी हो या डी हो। यहाँ ग्लोबलाइजेशन का कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो राजनीतिक बाउंड्री है, सीमा है, ये समाप्त हो जाती है। यहाँ पर जो आर्थिक नीति बनेगी, जो आर्थिक नीति बनेगी इसमें सबसे पहली बात जो राजनीतिक बाउंड्री है एक हद तक उसे समाप्त किया जाएगा। सपोज दैट एक देश ए है, दूसरा देश बी है, तीसरा देश सी है। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो एक ही वस्तु बी में बिकेगी, एक ही वस्तु सी में बिकेगी, एक ही वस्तु बी और सी दोनों में बिकेगी, बी के सी में बिकेगी, सी के में बिकेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो भूभाग है, जो क्षेत्र है, जो राजनीतिक सीमा है, उसको हम उस बंधन को हमने तोड़ दिया। एक मान लिया अमेरिका है, इंग्लैंड है, कोई भी देश की कंपनी, कोई भी देश का व्यापार दूसरे देश का अबाध रूप से चलाया जा सकता हो। मतलब व्यापार चलाने के लिए, निवेश करने के लिए, एक दूसरे की पूंजी को परिवर्तनता को लेकर या किसी भी तरह से कैपिटल के प्रवाह को लेकर, पूंजी के प्रवाह को लेकर, वस्तुओं के आवागमन के निर्बाध प्रवाह को लेकर, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक देश से दूसरे देश के बीच कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई प्रोविजन ना हो। अगर इस तरह का कंडीशन है तब हम बोलेंगे इसे ग्लोबलाइजेशन या खगोलीकरण। ये सिर्फ 2 देश में नहीं होगा,
अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है। ये पूरे विश्व समुदाय को एक ऐसी स्थिति बन गई जहाँ पूरा विश्व समुदाय वस्तुओं की आवास निर्वाह के लिए आयात निर्यात की खुली छूट दे दी गई, निवेश की पूरी छूट दी गई। हर देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर निवेश कर सकता है, कहीं भी जाकर व्यापार कर सकता है। इसका तात्पर्य निकला, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो पूरा विश्व एक है। ये अब मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, सी यहाँ भी जा सकता है। तो किसी भी देश में जाकर निवेश करने के लिए या व्यापार करने के लिए, आयात निर्यात के लिए जो रुकावट होती है, जो प्रावधान बनाए जाते हैं हर देश के द्वारा, उस सीमा का अगर उल्लंघन कर दिया गया, उस सीमा को तोड़ दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया, उसे कम कर दिया गया, उस कंडीशन को खगोलीकरण या ग्लोबलाइजेशन की संज्ञा दी जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन शब्द को समझने के लिए ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, राष्ट्रीय बाउंड्री है, नेशनल बाउंड्री, सीमा, उस सीमा को हमने समाप्त कर दिया, हटा दिया। वस्तुओं की आवाज पर अंतर प्रवाह के लिए, निवेश के लिए, पूंजी के प्रवाह के लिए कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं हो। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे हमने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को आवाज गति देने के लिए, एक स्पीड देने के लिए हमने पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करने का प्रयास किया है। विश्व के तमाम जितने भी देश हैं पूरा सब व्यापार करें, व्यापार में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब देश आपस में मिलकर व्यापार करें। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे सब देश मिलकर व्यापार करें, इन्वेस्टमेंट करें और सब देश तरक्की करें। तो इस अगर ऐसा कंसेप्ट है, इस तरह की विचारधारा है, तब हम उसे बोलेंगे खगोलीकरण। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी दो चीज हमने समझा, अंतर्राष्ट्रीयकरण और खगोलीकरण। जहाँ अंतर्राष्ट्रीयकरण दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है, परिभाषित करता है, वहीं पर खगोलीकरण एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पर विश्व समुदाय में पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करके व्यापार के अंतर प्रभाव को, व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो जब हम इसमें दो बातें और हैं, आर्थिक प्रभाव के साथ साथ ये सांस्कृतिक प्रभाव की ओर की भी बातें करता है, इसका कल्चरल इम्पैक्ट भी होता है। तो अब इस कल्चरल इम्पैक्ट की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आखिर खगोलीकरण ग्लोबलाइजेशन ने किस प्रकार विश्व समुदाय को एकजुट करते हुए भी एक विभिन्नता का स्तर ले आया, एक किस प्रकार से पूरे विश्व समुदाय को बदलने का कार्य किया। तो इस बाकी जो विचारधारा है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।